इस गहन अध्ययन में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ बहुत ही बेहतरीन लीगल आर्टिकल्स और केस लॉज हैं। बिल्कुल। और आज का जो ये एनालिसिस है ना, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइड को दिखाता है। राइट। तो हमारा आज का जो मेन फोकस है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर इसे सिंपल भाषा में कहें तो जब दो लोग कोई कानूनी वादा करते हैं और अचानक किस्मत या मदर नेचर कोई ऐसा खेल खेल दे कि वो वादा निभाना नामुमकिन हो जाए, तो फिर कानून क्या करता है? ये सच में एक बहुत बड़ा लीगल और फिलोसफिकल सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो लैटिन का एक बहुत पुराना रूल है, पैक्टा सुंट सर्बांडा, मतलब वादे हर हाल में निभाए जाने चाहिए, वरना तो पूरा बिजनेस वर्ल्ड ही कोलैप्स कर जाएगा। हाँ वही तो। पर दूसरी तरफ कानून कोई मशीन तो है नहीं। उसे कॉमन सेंस और इंसानी मजबूरियों को भी तो समझना पड़ता है ना। राइट। और इसीलिए कानून को इस रिजिड रूल और जो हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी है उसके बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। हाँ। फ्रस्ट्रेशन को समझने से पहले ना हम ये देखना चाहिए कि नॉर्मली कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म या डिस्चार्ज कैसे होता है। तो नॉर्मली तो सेक्शन 37 के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस हो जाए, मतलब जिसने जो वादा किया है वो उसे पूरा कर दे या करने की कोशिश करे, जिसे टेंडर कहते हैं, तो बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल। या फिर सेक्शन 62 और 63 के तहत म्यूचुअल अग्रीमेंट भी हो सकता है। दोनों पार्टियां खुद ही डिसाइड कर लें कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। इसमें नोवेशन हो सकता है, जहां पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं। या फिर जैसे नोवेशन तो बिल्कुल वैसा हो गया ना कि आप अपनी पुरानी कार शोरूम में देकर नई कार ले लें। अब उस पुरानी कार का या पुराने कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई वजूद ही नहीं रहता। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और इसके अलावा रेसिशन यानी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना या ऑल्ट्रेशन और रिमिशन भी होते हैं। रिमिशन में तो आप कम पैसे लेके भी सेटलमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। मतलब हाँ, जब दोनों पार्टियां राजी हों तब तो सब बढ़िया है, सब आसान है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है ना जब आप वादा निभाना चाहते हैं पर पूरी दुनिया या हालात ही आपके खिलाफ हो जाए। वही तो मेन मुद्दा है। यहाँ एंट्री होती है सेक्शन 56 और हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की, जब कोई काम करना या तो नामुमकिन हो जाए या फिर गैर कानूनी हो जाए। राइट। तो इसमें भी दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती है ना। एक तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है जो शुरुआत से ही असंभव हो। कोई आपसे प्रॉमिस करे कि वो जादू से खजाना ढूंढ कर लाएगा, तो ये तो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब शुरू से ही जीरो है। इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। और दूसरी होती है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था, पर बाद में कुछ ऐसा हो गया जिस पर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं था। बिल्कुल। और पुराने जमाने में इंग्लैंड में इसके लिए कोई छूट नहीं थी। अगर आपने वादा किया है तो बस आपको पूरा करना होगा, चाहे जो हो जाए। बाप रे। मतलब अगर मैंने किसी को अपना घोड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और डिलीवरी से एक रात पहले ही बिजली गिरने से उस घोड़े की मौत हो गई, तो भी क्या मुझे कसूरवार माना जाएगा? पुराने इंग्लिश कॉमन लॉ के हिसाब से तो हाँ, वो कहते थे कि अगर आपको बिजली से इतना डर था तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाना चाहिए था ना, आपको भारी हर्जाना देना पड़ता। ये तो सरासर अन्याय है। भगवान के किए की सजा इंसान को क्यों मिले? सही बात है। और इसी बेतुक्केपन को खत्म करने के लिए 1863 में इंग्लैंड में एक बहुत ही फेमस केस हुआ, टेलर वर्सेस कैल्डवेल। इसमें बेसिकली एक बहुत ही शानदार म्यूजिक हॉल का कॉन्ट्रैक्ट था। ओह हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। वो हॉल कॉन्सर्ट के लिए बुक हुआ था, लेकिन इवेंट से ठीक एक दिन पहले ही उसमें भयंकर आग लग गई और वो जलकर पूरी तरह खाक हो गया। बिल्कुल। और जिसने वो हॉल बुक किया था उसने हॉल के मालिक पर केस कर दिया कि भाई तुमने मुझे हॉल नहीं दिया, मेरा नुकसान हुआ है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ फाइनली अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा होगा कि जब वो मूल चीज ही नष्ट हो गई जिस पर कॉन्ट्रैक्ट टिका था, तो दोनों पार्टियां अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गईं, राइट? एकदम सही। जज ने कहा कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं जो लिखी नहीं जाती पर अंडरस्टूड होती हैं, और यहाँ छुपी हुई शर्त ये थी कि हॉल अपनी जगह खड़ा रहेगा। तो इसे ही कॉन्ट्रैक्ट का फ्रस्ट्रेट होना कहा गया। तो क्या असंभव होने का मतलब सिर्फ किसी चीज का फिजिकली नष्ट हो जाना ही है? मान लीजिए कोई बिल्डिंग ही गिर गई, बस तभी फ्रस्ट्रेशन होगा? अगर हम इंडियन कानून के नजरिए से देखें तो नहीं, भारतीय कानून में सेक्शन 56 के तहत
जो असंभव या इम्पॉसिबल वर्ड है ना, उसका दायरा बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस है, सत्यव्रत घोष बनाम मुगनिहाम बांगोर एंड कंपनी। ये आजादी के टाइम का केस है ना, जहाँ वो कंपनी जमीन डेवलप कर रही थी। हाँ, वही। युद्ध का समय था और सरकार ने वो जमीन मिलिट्री के लिए अपने कब्जे में ले ली। अब जमीन तो फिजिकली वहीं थी, वो जली नहीं थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इम्पॉसिबल का मतलब सिर्फ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी भी काउंट होती है? बिल्कुल। अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो मूल आधार है या जो मेन पर्पस है वही खत्म हो जाए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश केस भी है, क्रेल वर्सेस हेनरी। ओ, वो राजा के जुलूस वाला केस, वो तो मेरा फेवरेट है। एक आदमी ने राजा का राज्याभिषेक देखने के लिए एक फ्लैट किराए पे लिया, पर राजा बीमार पड़ गया और जुलूस ही कैंसिल हो गया। हाँ, और मकान मालिक ने कहा कि मेरा फ्लैट तो सही सलामत है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। लेकिन कोर्ट ने देखा कि उस कमरे को उस दिन किराए पर लेने का पूरा का पूरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वो जुलूस था। मतलब कानून एकदम लकीर का फकीर नहीं है। अगर जिस वजह से डील की गई थी वही वजह हवा हो गई, तो फिर जबरदस्ती वादा निभाने का कोई तुक नहीं बनता। सही कहा। और भारत में भी ऐसा वीएल नरसू का केस हुआ था। हाँ। जहां भारी बारिश से सिनेमा हॉल गिर गया तो फिल्म दिखाने का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो गया। पर हाँ, एक बात बताइए, अगर हम इस फ्रस्ट्रेशन वाले रूल को इतना खुला छोड़ देंगे तो लोग इसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे? हर कोई मुसीबत आने पे कह देगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और इसीलिए हर मुश्किल को फ्रस्ट्रेशन का नाम देकर बचा नहीं जा सकता। कानून ने इसकी बहुत ही सख्त सीमाएं तय की हैं। तो फिर क्या फ्रस्ट्रेशन नहीं है? इसके बाउंड्रीज क्या हैं? सबसे पहली चीज है कमर्शियल हार्डशिप। अगर कोई काम करना अचानक महंगा या मुश्किल हो जाए तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मान लीजिए मैंने किसी बड़ी शादी में केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया और अचानक हड़ताल की वजह से टमाटर और सब्जियों के दाम 10 गुना बढ़ गए, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया है। राइट, बिल्कुल नहीं कह सकती आप, क्योंकि कोर्ट कहेगा कि वो आपका बिजनेस रिस्क है। प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का हिस्सा है, ये कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, बस आपको अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। ये तो सही है। ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है, कोई खराब बिजनेस डील से बचने का आसान रास्ता नहीं है। एग्जैक्टली। और दूसरी लिमिटेशन है सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन। मतलब अगर नामुमकिन स्थिति खुद आपकी ही वजह से पैदा हुई है। एक केस था मैरिटाइम नेशनल फिश लिमिटेड का। वो जिसमें कंपनी ने 3 लाइसेंस अपनी नावों को दे दिए और किराए वाली नाव के लिए कहा कि अरे इसके पास तो लाइसेंस ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हाँ भाई, कोर्ट ने उनकी चालाकी तुरंत पकड़ ली और कहा कि ये तुमने खुद किया है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है, तो यहां ये डॉक्ट्रिन लागू नहीं होगा। तो जब सब कुछ साबित हो जाए, सच में कोई भूकंप आ जाए या आग लग जाए और फ्रस्ट्रेशन डिक्लेयर हो जाए, तो उसके बाद क्या होता है? पैसों का क्या होता है? जैसे ही फ्रस्ट्रेशन होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। किसी नोटिस की जरूरत नहीं है, वो उसी पल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने एडवांस पेमेंट ले रखा हो तो? उसके लिए सेक्शन 65 है, रेस्टिट्यूशन। कानून अनजस्ट एनरिचमेंट यानी अनुचित लाभ की इजाजत नहीं देता। जो भी एडवांस लिया है वो वापस करना पड़ेगा। और क्या कोई हर्जाना या डैमेजेस मांग सकता है कि मुझे प्रॉफिट का नुकसान हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां किसी की कोई गलती ही नहीं थी। कोई भी पार्टी फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती। मतलब ये पूरा एक्ट कमर्शियल दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाता है। वादे निभाने भी हैं, पर लोगों को उन चीजों के लिए सजा भी नहीं देनी जो उनके कंट्रोल में नहीं है। ये बिजनेस और नॉर्मल लाइफ दोनों में बहुत काम की चीज है। एकदम सही। ये हमें सिखाता है कि कब लड़ना है और कब मान लेना है कि ये हालात का खेल है। पर जाने से पहले एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है, आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां सेक्शन 56 के भरोसे बैठती ही नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही बहुत लंबे और पेचीदा फोर्स मेजॉर क्लॉज लिख देती हैं। हाँ, ताकि अगर कल को कोई आपदा आए तो कोर्ट का इंतजार न करना पड़े, पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड हो। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर छोटी बड़ी आपदा को पहले से ही कागजों पर लिख लिया जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हमें कभी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जैसे पुराने सिद्धांतों की जरूरत ही पड़ेगी? ये सच में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। लिए बहुत बहुत शुक्रिया।